हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी से पढ़कर कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर शेयर करें। सिटी हॉस्पिटल में मृत्युंजय हॉस्पिटल आया हुआ था सुधांशु के रिचार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करने। तभी वहाँ पर ध्रुवी भी आ जाती है। सुधांशु अपने शर्ट के बटन लगाते हुए ध्रुवी की तरफ देख कर बोला, चलो मेरे भांजे को देखने चलते। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, लेकिन वो ध्रुवी का भतीजा है। कोई बात नहीं जीजे, शादी के बाद अपनी बुआ को मामी कहेगा, सुधांशु ने बिना किसी झिझक के कहा। ये सुनकर मृत्युंजय ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिला क्या? सुधांशु कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुवी मृत्युंजय से बोली, मिले तो बहुत लड़के थे लेकिन सुधांशु जैसा कोई नहीं मिला। तभी बाहर से टोनी ध्रुवी से बोला, मैम चले। सुधांशु टोनी की बात पर ध्रुवी की तरफ देखकर बोला, कहाँ जा रही हो तुम? ध्रुवी सुधांशु की बात पर बोली, एक केस के लिए इलाहाबाद जा रही हूँ, आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। सुधांशु ध्रुवी की बात, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं, हम कल भी तो मिले थे ना। हाँ, आज रात को ही पता चला और अभी दोपहर की फ्लाइट से मुझे निकलना है। वहाँ पर मेरे क्लाइंट मेरा वेट कर रहे हैं, ध्रुवी ने जवाब दिया। ध्रुवी की बात पर सुधांशु उसकी तरफ देखते हुए, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं ट्रेनिंग में जाऊँगा तो तुम मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखोगी। ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए, हाँ बट ये 2 महीने बाद की बात है और मैं अपने प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। टोनी फिर से बोला, मैम हमें ऑफिस चलना है, फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट पकड़ कर निकलना है, टाइम हो जाएगा। ध्रुवी सुधांशु के हाथ को पकड़ कर बोली, भाई है तुम्हारे लिए, मैं 3 दिन बाद आ जाऊँगी, फिर फैमिली डिनर साथ में करने चलेंगे। तब तक अच्छे बच्चे की तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। इतना कहकर ध्रुवी सुधांशु के माथे पर चुमकर बाहर की तरफ चली जाती है। मृत्युंजय ध्रुवी के जाने के बाद सुधांशु के पास आकर उसके कॉलर को ठीक करते हुए, मेरे प्यारे साला, एक इंडिपेंडेंस लड़की के लिए सब कुछ साथ में करना पॉसिबल नहीं होता, ये बात थोड़ा समझो जरा। सुधांशु मृत्युंजय के हाथ को अपने कॉलर से हटाते हुए, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है क्योंकि आप नीचा मुझे ही दिखाओगे। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर सुधांशु से बोला, सुधांशु, एक औरत घर की लक्ष्मी होती है, तुम ऊपर हमेशा उसकी इज्जत करोगे तो तुम्हारे लिए जान भी दे, हर चीज़ दीन मानव से राक्षस बन जाओगे, वो तुम्हें देखेगी भी नहीं। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर से देखते हुए, वैसे एक बात बताइए, आप पहले से समझदार है या मेरी बहन से शादी होने के बाद आप में दिमाग आया है? मृत्युंजय सुधांशु को इग्नोर करते हुए, मैं इतना फालतू नहीं बैठा हूँ, चलो तुम्हें घर छोड़ना है। सुधांशु मृत्युंजय के, जीजू मुझे अपने भांजे से मिलना है। ये सुनकर मृत्युंजय सुधांशु से 2 कदम दूर होकर, जब तुम प्यार से बात करते हो तो मुझे ना जाने क्यों अंदर से गलत होने की संभावना महसूस होती है, इसलिए प्यार से बात मत किया करो। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनना बना लेता है तो मृत्युंजय उसके साथ वार्ड से बाहर NICU की तरफ जाते हुए कहता है, हेल्प करने के लिए थैंक यू। जिसे सुनकर सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देख, कोई बात नहीं, मेरे इकलौते जीजा हो आप, आपकी मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा। वैसे नित्या के बारे में कुछ पता चला? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, इंडिया में हर तरफ लोगों को फैलाया गया है, करण चावला की इन्फॉर्मेशन निकल गई है, पता चला कि वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करता है और उसका सबसे खास पार्टनर चित्रांग मित्तल है। सुधांशु कन्फ्यूजन में मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मित्तल, अब ये कौन सा नया मित्तल पैदा हो गया? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, पता लगाया जा रहा है बट मुझे लगता है कि बस सरनेम सिमिलर है, बाकी नित्या से उसका कोई लेना देना नहीं। सुधांशु अपना सिर हिला देता और दोनों NICU के अंदर आ जाते हैं। सुधांशु कांच पर हाथ रखते हुए मिंकू की तरफ देखकर मृत्युंजय से, इनका नाक आपकी तरह है ना तीखे? मृत्युंजय मिंकू को देखकर अपना सिर हिलाकर बोला, आंखें नहीं खोल रहा, तब पता चले कि यह मुझ पर गया है या अपनी। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर बोला, डोंट वरी, मेरी बहन पर जाएगा पूरी तरीके से, मैं इन्हें आपकी तरह बनने ही नहीं दूंगा। मृत्युंजय सुधांशु के बात पर 2 मिनट उसे घूरने के बाद बोला, चलो। अब सुधांशु अपना सिर हिलाता है और मृत्युंजय उसे लेकर सीधा अवस्थी हाउस के लिए निकल जाता है। अवस्थी मेंशन में फलक पिछले दिन से शैलेंद्र अवस्थी के वापस आने का वेट कर रही थी क्योंकि अपने बिजनेस के कारण पहले से काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसके कंपनी के शेयर दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहे थे। फलक मेन हॉल में बैठे हुए थी, तभी शैलेंद्र अंदर आते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर फलक सोफे से खड़ी होकर कहती है, आप आ गए? शैलेंद्र फलक के बाद तो उसकी तरफ देखते हुए, सॉरी बेटा, तुम पर ध्यान नहीं दे पाया, आपका ध्यान मुझ पर होता ही कब है? आपका ध्यान तो पराई औरतों में होता है और उनसे नज़र हटेगी तब जाकर बेटी पर नजर आएगी ना। फलक ने गुस्से में कहा। फलक की बात को सुनकर शैलेंद्र अपनी आंखें छोटी कर बोली, ये क्या बकवास कर रही हो फलक, दिमाग खराब नहीं हुआ है ना तुम्हारा? फलक शैलेंद्र की बात पर गुस्से से बोली, मुझे पहले से पता था कि आप मॉम से बिल्कुल प्यार नहीं करते, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतने जलील और घटिया इंसान हैं। ये सुनकर शैलेंद्र गुस्से से बोला, फलक, तुम्हारी बदतमीजी हमेशा बर्दाश्त करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कहती रहोगी, मुझे कहना क्या चाहती हो?
फलक अपने जींस के पॉकेट से निधि जी के और शैलेंद्र के कॉलेज टाइम की तस्वीर को उसके मुंह पर फेंकते हुए, आपका इनके साथ चक्कर चल रहा था जबकि आप मैरिड थे, क्यों? शैलेंद्र फटी आंखों से सारी तस्वीरें को देखते हुए बोले, तुम्हारे पास ये तस्वीर कहाँ से आई? ये मेरे कबर्ड में थी। मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, तुमने इसे चोरी किया था, क्यों? आपके सारे घटिया करतूतें मेरे सामने आ गई तो आपको शर्म आ रही है? और शादीशुदा होने के बजाय किसी और के साथ चक्कर चलाने में आपको शर्म नहीं आई? फलक ने गुस्से में तिलमिलाते हुए, जिसे सुनकर शैलेंद्र फलक के गाल पर एक तमाचा जड़ कर बोले, तमीज से बात करो मुझसे। फलक अपने गाल पर हाथ रख शैलेंद्र को नफरत से देखते हुए, मुझे खुद पर घिन आती है कि मैं आप जैसे घटिया इंसान के बेटी हूँ। ये सुनकर शैलेंद्र ताली बजाते हुए, जब से पैदा हुए तब से तुम एक राजकुमारी की तरह मैंने रख, तुम्हारी हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया और अब मैं तुम्हारी नज़र में घटिया हो गया। ये जो ऐश के साथ इतने बड़े घर में रह रही हो, सारी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। एक माँ की तरह तुम्हें पाल पोस कर बड़ा गया और अब उन सब का कर्ज तुम इस तरीके से चुका रही हो, मुझे घटिया कहकर। कभी तुमने इस बारे में सोचा कि तुम्हारा बाप किन दिक्कतों का सामना करते हुए तुम्हें ऐश की जिंदगी दे रहा है? फलक व्यंग भरी हंसी के साथ, दूसरे को मुंह का दीवाल छीन कर अपनी औलाद का पेट भरकर आप हमें भी उनकी बददुआ का शिकार बना रहे हो। दूसरे के आंसू पर रोककर, मुझे ऐश की जिंदगी नहीं चाहिए पापा। अगर आप अपनी मेहनत की एक रोटी मुझे खिला दो ना तो भी मैं खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट। शैलेंद्र फलक की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए, आज तुम नहीं बोल रही हो, ये केंद्र वे रुद्र कौशिक बोल रहा है, उसी ने तुम्हें भड़काया है ना तुम्हें मेरे खिलाफ। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। फलक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, मेरे सामने आपकी सच्चाई रुद्र लेकर नहीं आए हैं, आपके कर्म लेकर आए हैं। क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है ना तो उसे फूटना ही होता, और अब आपके पाप का घड़ा फूट चुका है। मुझे आपके साथ एक पल नहीं रहना। शैलेंद्र दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, तो निकलो मेरे घर से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत देखो, जिस पर दिन भर भूख से पेट जलेंगे ना खुद बाप के पास आओगे रोते हुए। फलक गुस्से में अपने बेडरूम की तरफ चली जाती और अपने सामान लाकर अपनी माँ की तस्वीर को उठाते हुए कहती, आप जैसे घटिया इंसान के घर में उनकी तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए। शैलेंद्र फलक के सामने खड़े होकर बोले, तुम मेरी बीबी की तस्वीर लेकर नहीं जा सकते। फलक शैलेंद्र के साइड से जाते हुए, आपको अदिति की मोम की तस्वीर को रखना चाहिए ना कि मेरी माँ की, क्योंकि प्यार तो अदिति की माँ थी ना आपकी। मेरी माँ क्या थी? सिर्फ आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए रईस जादी। शैलेंद्र मुड़कर जाते हुए फलक को देख चिल्ला कर बोले, हाँ चली जाओ, रह सकता हूँ मैं सबके बगैर। पहले तुम्हारी माँ चली गई, फिर निधि चली गई, फिर अदिति चली गई, अब तुम भी चली जाओ। नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ। फलक शैलेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं देते तो सीधा मेंशन से बाहर निकल जाते। शैलेंद्र वहीं सोफे पर अपने सिर को पकड़ कर बैठ जाते हैं। इधर कौशिक मेंशन में फलक जाकर डोर बेल बजाती है तो चार्ली दरवाज़ा खोलता है और फलक के सूटकेस को देखते हुए कहता है, परमानेंट बसने आई हो या फिर कुछ दिन के लिए? फलक एक हाथ में अपनी माँ की तस्वीर पकड़े आंखों में नमी लिया चार्ली की तरफ देखकर बोली, रुद्रा कहाँ है? फलक के नम आंखों को देखते हुए चार्ली उसके हाथ से बैग लेते हुए बोला, क्या हो गया फलक, तुम ठीक तो हो ना? फलक चार्ली की बात पर रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर चार्ली थोड़ा घबरा जाता है तो पीछे से रुद्र आते हुए कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? फलक चार्ली को साइड पर जाकर रुद्र को गले लगा लेती है। अचानक फलक के ऐसा करने पर रुद्र भी थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ फलक, किसी ने कुछ कहा तुमसे? फलक रोते हुए, मैं उस घर को छोड़ कर आ गई। रुद्रा चार्ली की तरफ देखता है तो चार्ली अपना सिर हिलाकर फलक के बैग को रुद्र के कमरे की तरफ ले जाता है। वहीं चार्ली के जाने के बाद रुद्रा फलक को कमर से पकड़ कर उठाता है तो फलक अपने रुद्र के कमर पर लपेट लेती है और रुद्र फलक को ले जाकर सोफे पर उतारते हुए कहता है, तुम बैठो तो सही, फिर इत्मीनान से बताओ कि क्या हुआ। फलक रुद्र के हाथ को कसकर पकड़े उसकी तरफ देखते हुए बोली, रुद्रा चलो ना शादी कर लेते हैं। रुद्र फलक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हो फलक हम करेंगे, लेकिन पहले बताओ तो सही हुआ क्या है। फलक जो कुछ भी उसके घर में हुआ था सब कुछ उसे रुद्र को बता देती है। पूरी बात सुनने के बाद रुद्र गहरी सांस लेकर, ठीक है तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं हम दोनों की शादी के बारे में कुछ सोचता हूँ। फलक रुद्र की बात में बोली, इसमें सोचना क्या है, तुम कह रहे थे ना कि हम शादी करेंगे तो अभी करने में क्या दिक्कत है? रुद्र फलक की बात में बोला, फलक सब चीज़ों को देखना पड़ेगा ना, शादी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब शादी हो रही है तो थोड़ा धूमधाम से करेंगे ना, तो तुम जाकर आराम करो। फलक रुद्र की बात पर अपना सिर हिलाते और रुद्र के कमरे की तरफ चली जाती। रुद्रा अपना फ़ोन निकालते हुए गार्डन की तरफ चला जाता है। उधर शारंग कंपनी में ऋतिक बिना किसी भाव के मृत्युंजय के केबिन में उसके सामने बैठे हुए थे। मृत्युंजय जो कि सुधांशु को छोड़कर आ चुका था, ऋतिक की नज़रों को इग्नोर करते हुए अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ पर कशिश आकर मृत्युंजय से बोला, मृत्युंजय मीरा को अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल लेकर जाना था, तुम प्लीज उससे बात कर लो ना।
मृत्युंजय कशिश की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हारी बीवी है वो, क्या तुम बात नहीं कर सकते हो उससे? कशिश अपने दांत पीसते हुए, तुम्हारे कारण तुम्हारी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है। तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो, नखरेबाज। मृत्युंजय कशिश के इरिटेशन को इग्नोर करते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाकर खुद मीरा से बात कर लो। कशिश कुछ करता उससे पहले उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है और इस वक्त मृत्युंजय के फ़ोन में भी नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। मृत्युंजय नोटिफिकेशन की आवाज़ को इग्नोर करते अपना फाइल पर फोकस कर लेता है, लेकिन कशिश जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर व्हाट्सएप ऑन करता है तो उसमें नित्या की वीडियो थी। कशिश वीडियो प्ले करता है। वीडियो से नित्या की आवाज़ को सुनकर मृत्युंजय कशिश की तरफ देखते हुए, तुम्हारी बहन की वीडियो है क्या? कशिश के हाथ कांपने लगते उसके रिएक्शन को देखते हुए मृत्युंजय फिर से कहता है, क्या हो गया कशिश? कशिश के हाथ से फ़ोन छूट कर गिर जाता है और वो हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, नित्या ने शादी कर ली उस करण चावला से? कशिश की बात सुन मृत्युंजय अपना फ़ोन निकाल कर देखता है जिसमें उसे वही वीडियो मिली थी। मृत्युंजय पूरा वीडियो प्ले करता है। सारी वीडियो साथ में क्लोज थी। मृत्युंजय पूरी वीडियो देखने के बाद कशिश की तरफ देखते हुए, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? तुम्हारे घर में ये सब प्लानिंग चल रही थी और तुम्हें पता भी नहीं चला? कशिश के आंखों से आंसू की एक लकीर गाल पर खिंच जाती है। वहीं सोफे पर सिर पकड़ बैठ जाता है। मृत्युंजय अपनी कुर्सी से खड़ा होकर कशिश के पास जब उसे कंधे पर हाथ रख दे, कशिश आंखों में नमी लिए मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, मैंने क्या बिगाड़ा है सबका? कोई मुझे खुश रहने क्यों नहीं देता? मैं सोच भी नहीं सकता नित्या इतना घटिया हरकत कर सकती है। ऋतिक मृत्युंजय के फ़ोन को उठाकर वीडियो को देखने लगता है और करण के फ़ोटो पर वीडियो पॉज कर मृत्युंजय से कहता है, चावला खानदान का बड़ा बेटा, रूस में इसकी ट्रांसपोर्ट बिजनेस बहुत फेमस है, करोड़ों का टर्नओवर है इसका। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम जानते हो इसे? ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, हम दोनों एक दूसरे के अच्छे क्लाइंट और ये काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन और इसका पार्टनर चित्रांग मित्तल। बट आई डोंट नो व्हाई चित्रांग मित्तल मुझे काफ़ी मिस्टीरियस लगता है। ऋतिक की पूरी बात सुनकर कशिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम हमारी मीटिंग अरेंज कर सकते हो? ऋतिक कशिश की बात पर बोला, एक पागल है तुम्हारी तरह। अमृत ने अंदर आते हुए कहा। ऋतिक अमृत की बात पर अपना सिर नहीं हिलाकर, मेरी तरह ही नहीं, तुम्हारी बीवी और मेरी दोनों की तरह। अमृत अपने दांत पीसते हुए बोला, वैशाली को बीच में मत लाया करो, वो तो तुम अपनी जुबान बीच में क्यों चलाते हो? ऋतिक ने अपने दांत पीसकर कहा। कशिश उन दोनों के झगड़े के बीच में फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मेरी बहन उनके साथ फंसी हुई हो, उसकी सजा है जो उसे करण चावला जैसा पागल मिला। ऋतिक ने कहा। कशिश ऋतिक के बात पर बोला, वो कोई नहीं होता मेरी बहन को तकलीफ देने वाला। नित्या मेरी बहन है। हाँ, नादानी मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। उसने ध्रुवी को मारने की कोशिश की है, सुधांशु की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, और तुम उसे नादान नहीं कह सकते। बस इस बार मृत्युंजय ने कशिश को बात को बीच में काट कर कहा। कशिश हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगता है, जिस पर ऋतिक कशिश से कहता है, करण पजेसिव है लेकिन ही इज़ ए गुड पर्सन। तुम्हें छोड़कर पूरी दुनिया में सारे बंदे अच्छे हैं। अमृत ने ऋतिक की बात सुनकर अमृत की बात सुनकर, मैंने सुना कि तुम्हारी कोई शौतान आ गया है, वैसे अच्छी बात है, पुलिस और वकील की जोड़ी। अमृत ऋतिक के बाद से अपने दांत पिसते हुए बोला, तो तुम जैसे गुनहगारों को हम लोगों से दूर रहना चाहिए। तुम क्यों हमारे काम के बीच में नाक घुसा रहे हो? ऋतिक गुस्से भरी नज़र से अमृत की तरफ देखता है तो अमृत भी एक पल के लिए डर जाता है और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। मृत्युंजय उन दोनों के चुप हो जाने के बाद ऋतिक की तरफ देखकर बोला, ऋतिक, क्या तुम करण चावला से चित्रांग मित्तल के बारे में कुछ पता लगवा सकते हो और हमें उसके साथ बात भी कर? ऋतिक अमृत की तरफ इशारा करते रहे, अगर ये आपका मुंह बंद करके रखे तो मैं शांत दिमाग से सोच सकता हूँ। तुम्हारे पास दिमाग भी है। मुझे लगा था कि ज्वालामुखी का भट्टी है जो कभी भी फट जाता है। अमृत ने ऋतिक की बात पर कहा, जिसे सुनकर ऋतिक मृत्युंजय को घूरने लगता है तो मृत्युंजय चिढ़ते हुए अमृत से कहता है, तुम चुप नहीं रह सकते क्या? मैं नहीं रह सकता क्योंकि इस आदमी को देखकर मुझे गुस्सा आता है। अमृत ने तुनक कर कहा। अमृत की बात सुनकर ऋतिक खड़ा होकर बोला, मैं जा रहा हूँ घर, अगर मीटिंग फिक्स हो जाए तो मैसेज कर दूँगा। अमृत ऋतिक की बात पर बोला, हाँ हाँ, भलाई होगी हमारे लिए, निकलो यहाँ से। तभी एक गनशॉट की आवाज़ के साथ अमृत को उचक कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अमृत सोफे पर पैर फैलाकर बैठा था और उसके पैरों के बीच सोफे पर ऋतिक ने गोली चलाई। अमृत के चेहरे को तोते उड़ चुके थे, जिसे देखकर मृत्युंजय हैरानी से ऋतिक की तरफ देखते हुए, मेरा इकलौता जुड़वा भाई, ऐसा काम मत करो। ऋतिक मृत्युंजय की बात सुन अपने गन को कमर के पीछे दागते हुए बोला, अपने भाई को ज़रा काबू में रहने के लिए कहिए, वरना मेरे
निशाना नहीं चूकता। वो बक मशीन के बच्चे को सोचकर इसके सीने पर गोली नहीं चलाई। इतना कहकर ऋतिक मृत्युंजय के केबिन से बाहर चला जाता है। अमृत ऋतिक को जाता हुआ देखकर गुस्से में चिल्लाकर बोला, ब्लडी रिडिकुलस पर्सन, आई वांट टू किल यू। मृत्युंजय अमृत को शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा और तुम जबान क्यों चलाते हो। अमृत केबिन से बाहर जाते हुए, तुम तो मेरे दुश्मन ही हो। मृत्युंजय अमृत की बात को इग्नोर करके कशिश की तरफ देखते हुए बोला, मैं डॉक्टर वर्मा को कॉल करके मीरा का अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ, तुम मीरा का लेकर चले जाओ। कशिश मृत्युंजय की बात पर बोला, मृत्युंजय प्लीज़ नित्या को बचा लो। मृत्युंजय कशिश की बात सुनकर बोला, तुम परेशान होना बंद करो और जाओ मीरा को लेकर। कशिश अपना सिर हिलाता और मृत्युंजय के केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मृत्युंजय अपना फ़ोन निकाल किसी को मैसेज करने के बाद जाकर अपने कुर्सी पर बैठ जाता है। अनमोल का अपार्टमेंट। विप्लव के ब्लैकमेल करने पर रिया फ्रस्ट्रेशन में अनमोल के अपार्टमेंट आई हुई थी, क्योंकि अनमोल भी यूनिवर्सिटी नहीं गया था। इसलिए रिया को पता था कि अनमोल सारंगविला से निकलने के बाद अपने अपार्टमेंट आया हुआ। रिया के लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए अनमोल के दरवाजे के पास पहुँचती है तो देखती है 2 लोग नीचे से कुछ उठा रहे थे। रिया अनमोल और अदा को देखते हुए अपने हाथ बांधकर खड़ी होते हुए अनमोल से बोले, क्या बात है, पड़ोसन से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई आपकी प्रोफेसर। अनमोल रिया की आवाज़ सुनकर पलट कर उसकी तरफ देख खड़ा होकर बोला, रिया। रिया अदा की तरह इशारा करते हुए बोली, अरे नहीं, उनकी मदद कीजिए, मेरा क्या है, मैं तो इंतज़ार कर लूँगी। अनमोल रिया के बात पर उसके हाथ को पकड़ अदा की तरफ देख कर बोला, आइंदा से देख कर चलना। फिर रिया की तरफ देख कर बोला, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर अनमोल रिया को लेकर अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।